नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरीज में। दोस्तों, आपको पता है कि क्लास होती है हमारी स्टैटिक जीके की, और ये क्लास किस टाइम होती है? शाम को 5 PM पर ये क्लास होती है। और कैसे पढ़ाते हैं फुल डिटेल के साथ, ये आप लोग जानते हैं। और दोस्तों, आप सबको होली दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत 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 स्वाध्याय सीरीज परिवार की ओर से आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अच्छे से होली खेलना, अच्छे से बस लोगों को कलर लगाना, खूब इंजॉय करना, जितना मस्ती कर सको मस्ती करना, बस अपना ख्याल रखना, सेहत का ख्याल रखना, बस ठीक है। तो होली को अच्छे से इंजॉय करना। तो आइए अभी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं और आपकी क्लास शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि अमीर खुसरो, क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन? अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ थे, संगीतज्ञ थे, और क्या थे? सूफी संत, फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान, इतिहासकार और उपयुक्त सभी। ये क्या थे? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो क्या थे? ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि क्या पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, नहीं। इंपॉर्टेंट ये है जो मैं अब आपको बताऊंगा। तो अब जो मैं बताऊंगा उसको नोट करिए। अमीर खुसरो की अगर बात करते हैं हम, अमीर खुसरो, तो इनके जन्म की बात करते हैं। सबसे पहले इनका जन्म और इनकी मृत्यु की ही बात कर लेते हैं। तो जो इनका जन्म हुआ था वो हुआ था 1253 में, 1253 में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, यहाँ से इससे करते चलिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी स्पेस है हमारे पास, अच्छे से हम कर सकते हैं। चलिए, अगर जन्म की बात करता हूं तो 1253 में तो इनका जन्म हुआ था। और अगर मृत्यु की बात करता हूं तो मृत्यु हुई थी इनकी 1325 में। कब हुई थी? 1325 दिल्ली में, दिल्ली में मृत्यु हुई थी 1325 में। और जन्म की अगर बात करता हूं, जन्म 1225 में पटियाली में। कहां पर हुआ था? पटियाली में। इनका जन्म पटियाली में हुआ था। पटियाली जो एटा में है, और लेकिन वर्तमान में कहां है? वर्तमान में कासगंज में है। वर्तमान में कासगंज में है, यूपी के कासगंज जिले में है। लेकिन पहले कहां पर था? ये एटा में था। लेकिन अभी वर्तमान में कहां पर है? आपका पटियाली वर्तमान में कासगंज जिले में है। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। अमीर खुसरो की अगर बात करता हूं, अमीर खुसरो एक ऐसे लेखक हुए, एक ऐसे विद्वान हुए हैं। अमीर खुसरो ने 8 राजाओं का शासन देखा। 8 राजाओं का शासन देखा इन्होंने, मतलब 8 राजाओं के शासनकाल में इन्होंने अपना कार्य किया है, योगदान दिया। अमीर खुसरो पहला मुसलमान कवि था जिसने खुलकर हिंदी शब्दों का प्रयोग किया। अमीर खुसरो जो थे ये पहले ऐसे लेखक थे या ऐसे मुसलमान कवि थे जिन्होंने खुलकर हिंदी शब्दों का प्रयोग किया, खुलकर हिंदी शब्दों का प्रयोग किया। इनसे पहले उर्दू शब्दों का ही प्रयोग किया जाता था। इन्होंने खुलकर हिंदी शब्दों का प्रयोग किया और खूब समर्थन किया। कव्वाली और सितार इन्हीं की, मतलब कव्वाली की और सितार की का जो निर्माण किया इन्हीं की देन है, ठीक है ना। कव्वाली और सितार, जो कव्वाली गायन होता है ना, कव्वाली और सितार, जो सितार बजाई जाती है, सितार, ये किसकी है? ये इन्हीं की देन है, अमीर खुसरो की ही देन है, कव्वाली और सितार। अगर इनकी बात करता हूं, इन्हें निजामुद्दीन, अगर इनकी बात करता हूं, इन्हें तोताए हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तूती ए हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? तूती ए हिंद, तूती ए हिंद, तूती ए हिंद कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को तूती ए हिंद कहा जाता है। इसके अगर अमीर खुसरो के गुरु की बात करता हूं तो अमीर खुसरो के जो गुरु है, गुरु कौन थे इनके? गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया जिन्होंने कहा था दिल्ली दूरस्थ। क्या कहा था इन्होंने? इनका बहुत एक वो है कि अभी दिल्ली दूर है। इनका बहुत भयंकर वाला डायलॉग है कि दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? अमीर खुसरो थे, ठीक है ना। अगर बात करते हैं कहां पर हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म कहां पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था अमीर खुसरो का, कहां पर बताइए? वर्तमान के पटियाली में हुआ था। और वर्तमान में कहां पर है? ये कासगंज में पड़ता है। गुरु कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि इनके गुरु कौन थे? गुरु थे इनके निजामुद्दीन औलिया। कहते हैं कि जैसे ही निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई, उसी के बाद तुरंत बाद ही अपने गुरु के शोक में इनकी भी मृत्यु हो गई थी,
ठीक है। कव्वाली और सितार के जो हमें देन, कव्वाली और सितार की देन वो अमीर खुसरो की है। अमीर खुसरो ने ही सितार का आविष्कार किया था। कव्वाली का आविष्कार करने वाले अमीर खुसरो ही थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये सूफी संत भी थे, फारसी तथा हिंदी के लेखक और विद्वान भी थे, इतिहासकार भी थे, एक संगीतज्ञ भी थे। ये उपयुक्त सभी थे। क्या थे? उपयुक्त सभी थे। बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसने तोताए हिंद कहा जाता है? बताइए, किसे तोताए हिंद कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया, तो इसमें कोई जरूरत भी नहीं है कि अलग से मैं आपको बताऊं। तो किसे कहा जाता है? आपका अमीर खुसरो को। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके दरबार में ये गायक थे। क्या थे? उसके दरबार में ये लेखक थे, उसके दरबार में रहा करते थे। अमीर खुसरो किसके? आपके अलाउद्दीन खिलजी के। 8 राजाओं का शासन इन्होंने देखा है। अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोताए हिंद कहा जाता है। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म, सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर में, आनंदपुर साहिब में, तलवंडी में, या फिर पटना साहिब में? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। देखिए, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था तलवंडी में। तलवंडी कहाँ पे हुआ था? तलवंडी में आपका गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, जो कहाँ पे है? पाकिस्तान में। कहाँ पे है ये? पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान क्या ना पाकिस्तान है? तो क्या है? ना पाकिस्तान। रावी नदी के तट पर हुआ था। कहाँ पर? रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर इनका जन्म हुआ था। अगर बात करता हूं किस कार्तिक पूर्णिमा को, किस पे? कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को जन्म हुआ था किसका? गुरु नानक देव का। रावी नदी के तट पर तलवंडी, पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। अगर कुल की बात करूं, कुल था इनका खत्री। क्या था? कुल इनका था खत्री। खत्री कुल से संबंधित थे। किस क्या था इनका? कुल था इनका खत्री। पिता थे इनके मेहता कालू चंद खत्री। क्या थे? मेहता कालू चंद खत्री। पिता इनके थे मेहता कालूचंद खत्री। कालूचंद खत्री क्या थे? पिता मेहता कालूचंद खत्री थे। पाकिस्तान के तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। कुल इनका खत्री था। रावी नदी के तट पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? किस सिख गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह कहा था? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव। इनमें से किस सिख गुरु ने खुद को क्या कहा था? सच्चा बादशाह कहा था। बताइए, किसने कहा था? तो गुरु अर्जुन देव ने। किसने कहा था? गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये सिख धर्म के 5वें गुरु थे। क्या थे ये? 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। ठीक है ना, आया समझ में कि 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। अगर बात करूं चौथे गुरु की, तो चौथे गुरु कौन थे? बताइए। चौथे गुरु आपके स्वर्ण मंदिर की नींव रखने वाले थे, रामदास। गुरु रामदास चौथे गुरु थे। कौन से थे? चौथे गुरु थे। 5वें गुरु कौन हुए? गुरु अर्जुन देव। इन्होंने खुद को सच्चा बादशाह कहा था। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया? इन्हें खुसरो का समर्थन किया था। इन्होंने किसका समर्थन किया था? गुरु अर्जुन देव सिखों के ऐसे गुरु थे जिन्होंने खुसरो का समर्थन किया, और खुसरो के समर्थन करने के कारण ही क्या किया? जहांगीर ने क्या किया? जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इन्हें मृत्युदंड दिया। क्या दिया? मृत्युदंड दे दिया। किसका समर्थन किया था इन्होंने? खुसरो का समर्थन किया था। और जहांगीर ने क्या किया? जहांगीर ने इन्हें मृत्युदंड दे दिया। ठीक है, इन्हें ब्रह्मज्ञानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें ब्रह्मज्ञानी भी कहा जाता है। ब्रह्मज्ञानी भी इन्हें कहा जाता है। गुरु अर्जुन देव आपसे पूछ लेता है कि कौन से गुरु थे जिसे जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? तो कौन थे आपके? वो थे आपके गुरु अर्जुन देव। जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था 1606 ईस्वी में। किसके कारण? खुसरो के समर्थन करने के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? बताइए। दीवान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि देने वाला कौन था? दीवान शाह था, लॉर्ड लेक था, जमान शाह था, या कश्मीर के राजा था?
कौन था? कश्मीर का राजा था। बताइए कौन था जिसने आपका रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो कौन था? ऑप्शन नंबर सी, जमान शाह। जमान शाह था जिसने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी। ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक रोचक कहानी है। क्या है? एक रोचक कहानी है इसके पीछे। तो कहानी सुनाता हूं आपको, आपके भी याद भी हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा। बात है आपकी, जमान शाह ने पंजाब पर 1798 ईस्वी में, कब? 1798 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। किसने? जमान शाह ने पंजाब पर 1798 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। वापस जाते समय चिनाब नदी में इसकी तोप गिर जाती है। क्या हो जाती है? चिनाब नदी में इसकी तोप गिर जाती है। भाई सेना थी, रात का समय होगा, ऐसा होगा कि रात का समय, और रात के समय पर चलते चलते ध्यान नहीं रहा, युद्ध करके आ रही है सेना और युद्ध करके थक भी जाते हैं, तो जो उसकी तोप थी वो रावी नदी में गिर जाती है। किसकी? जमान शाह की। पंजाब पर आक्रमण किया 1798 में, ठीक है, 1798 ईस्वी में जमान शाह ने। तोप जब इसकी चिनाब नदी में गिर गई तो रणजीत सिंह ने तोप वापस निकलवा दी, और वापस किसे दे दी? वापस जमान शाह को तोप दे देता है, ठीक है। बदले में जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। भाई बदले में जमान शाह ने क्या किया? जमान शाह खुश हो गया, तो जमान शाह ने लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति किसे दे दी? रणजीत सिंह को दे दी। क्या कर दी? रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। रणजीत सिंह ने तत्काल 1799 में, क्या 1 साल के बाद ही, भाई 17, जब जमान शाह की तोप नदी में गिर जाती है तो उसे निकालता कौन है? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह तोप निकाल कर किसे देता है? जमान शाह को। जमान शाह खुश हो जाता है, भाई तोप दे दी निकाल के, यार बड़ी बात है। तो जमान शाह ने क्या किया? लाहौर पर शासन करने की अनुमति दे दी रणजीत सिंह को, कहा कि तुम आज से यहाँ पर शासन करो। तो रणजीत सिंह ने 1799 में ही, क्या 1799 में लाहौर पर अधिकार कर लिया। भाई लाहौर पे अधिकार कर लेता है, बिल्कुल लाहौर पर क्या कर लिया? बिल्कुल अधिकार कर लेता है 1799 में ही। अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि कर लेता है बहुत ज्यादा। राजा रणजीत सिंह अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि कर लेते हैं। इससे इन्हें राजा की उपाधि देने वाला कौन था? आपका जमान शाह था। जमान शाह ने लाहौर पर अधिकार होने के बाद जमान शाह ने इसे क्या? रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दे दी थी। समझ में आया ना? बट रणजीत सिंह को खुश होकर क्या कहा कि तुम यहाँ पर शासन कर सकते हो। तो 1799 में ही लाहौर पर अधिकार कर लेते हैं रणजीत सिंह, और राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दे देता है कौन? आपका जमान शाह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। मंगल पांडे ने 1857 में विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। बिल्कुल भाई मंगल पांडे ही था जिसने बैरकपुर की छावनी से, कहां से? बैरकपुर की छावनी से पहली गोली चलाई थी। तो कहां से चलाई थी? बैरकपुर में, मेरठ में, कानपुर में, झांसी में। बताइए कहां पर चलाई थी मंगल पांडे ने पहली गोली? तो कहां पर चलाई थी? बैरकपुर में। कहां पर? बैरकपुर में, ठीक है ना। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है, एक कहानी है। देखिए उन दिनों की बात है जब 1857 की क्रांति हुई, उससे पहले भाई 1857 की क्रांति 10 मई 1857 से शुरू हुई थी मेरठ से, लेकिन उसका धरातल तो किसी ना किसी रूप में तैयार हुआ होगा। तो चलिए मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से सब कुछ बताता हूं। क्या हुआ था? मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही था। क्या था? आपका 34वीं, आपसे पूछ लेता है वो, 34वीं बंगाल इन्फेंट्री, ठीक है ना। वो क्या था? मंगल पांडे जो था 34वीं बंगाल इन्फेंट्री का सिपाही था। ये आप याद रखना ये बात, 34वीं बंगाल इन्फेंट्री का सिपाही कौन था? आपका मंगल पांडे था। अब क्या होता है? विद्रोह के प्रारंभ में एक बंदूक की वजह हुई थी। विद्रोह का जो प्रारंभ था वो एक बंदूक माना जाता है, क्योंकि पहले जो बंदूक थी उसमें ऐसा रोल नहीं था। पुराने टाइम में जो बंदूकों का यूज किया जाता था उसमें कोई भी कारतूस मुंह से छीलकर नहीं डाला जाता था। लेकिन क्या हुआ? सिपाहियों को फैंटम 1853, क्या 1853 में एक फैंटम क्या दी गई? फैंटन एनफील्ड बंदूक दे दी गई, राइफल दे दी गई, जो थी 0.57 कैलिबर। क्या थी? 0.577 कैलिबर, ठीक है। ये नई बंदूक आई थी, नई तकनीक पर आधारित थी। क्या थी? नई तकनीक पर आधारित थी।
पुरानी जो बाउंस राइफल थी, राइफल जो थी उससे अधिक शक्तिशाली थी, ठीक है ना। ये क्या थी, उससे अधिक शक्तिशाली थी, अचूक थी। और नई बंदूक में गोली दागने की आधुनिक प्रणाली का प्रयोग किया गया था। जो नई बंदूक आई थी, भाई जाहिर सी बात है पुरानी का हम जब भी तो एक्सचेंज करेंगे ना, जब नई बंदूक में गोली दागने की नई प्रणाली आई हो, कोई नई तकनीक का प्रयोग किया गया हो, है ना। तो नई बंदूक में कारतूस को भरने के लिए मुंह से छीलना पड़ता था। क्या करना पड़ता, मुंह से छीलना पड़ता था। तो ये अफवाह फैल जाती है, अफवाह बताएंगे वो, तो ये अफवाह फैल जाती है कि उन कारतूसों में जिन्हें मुंह से छीलकर बंदूक में डाला जाता है उसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। ये तात्कालिक कारण है, मैं आपको 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण बता रहा हूं कि क्या हुआ था। तो उस कारतूस में क्या था कि उस कारतूस में एक अफवाह फैल गई कि कारतूस में जिस चर्बी का प्रयोग किया जाता है वो सूअर की और गाय की चर्बी है। अब सूअर हराम था मुसलमानों के लिए और गाय 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 क्या थी, पूजनीय थी किसके लिए, आपकी हिंदुओं के लिए। अब मंगल पांडे जी ठहरे पंडित जी, तो उन्होंने इसे मुंह से छीलने से इनकार कर दिया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मेरा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। और वो अपने सार्जेंट पर बहुत विश्वास करते थे, ठीक है ना। क्या करते थे, वो अपने सार्जेंट पर बहुत विश्वास करते थे। अपने सार्जेंट से पूछने के लिए गए कि ये बात सच है या नहीं है, तो उनके सार्जेंट ने जवाब दिया कि तुम्हारा काम है सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना। इस बात से मंगल पांडे को शक जो था वो यकीन में बदल गया कि कहीं ना कहीं इसमें गाय की चर्बी का प्रयोग होता है इन कारतूसों में। तो 29 मई क्या किया, 29 मार्च 1857 को, 29 मार्च 1857 को लिख देता हूं मैं, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बाघ को मार दिया। जो उसका सार्जेंट था बाघ, उसकी हत्या कर दी, गोली मार दी भाई, क्या लगा ले, गोली मार दी और बाघ की हत्या हो जाती है। 8 अप्रैल 1757 को, 1857 को सॉरी, 8 अप्रैल 1858 को, 1857 को सॉरी 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को बैरकपुर की छावनी में फांसी दे दी गई। क्या किया गया, बैरकपुर की छावनी में फांसी दे दी गई। तो ये था इसका तात्कालिक कारण। इसका एक राजनीतिक कारण भी है भाई। क्या है, अंग्रेजों का विस्तारवादी, क्या था, अंग्रेजों का जो विस्तारवादी नीति थी वो इसका राजनीतिक कारण था। 1840 के बाद की बात है ये। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, लॉर्ड डलहौजी ने राज्य विस्तार की नीति को अपनाया। बिल्कुल ऐसे ही किया था ना, पर राज्य हड़प की नीति को अपनाया था। राज्य हड़प की नीति अपनाई किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, सतारा को, संभल को, आपका सतारा हुआ, संभल हुआ, झांसी हुआ, जैतपुर हुआ, इन सभी को हड़प लेता है। किसी को कुप्रशासन के आधार पर, किसी को वारिस के आधार पर हड़प लेता है। तो क्या हुआ, लोगों में असंतोष की भावना जन्म ले चुकी थी, ठीक है ना, डलहौजी के द्वारा। सामाजिक व धार्मिक कारण भी था इसका। क्या था, सामाजिक धार्मिक कारण भी था इसका। भाई क्या था, 1850 में आकर क्या किया, अंग्रेजों ने कहा कि जो हिंदू वंशावली था उसमें एक कानून लाकर उसमें संशोधन कर दिया। और क्या किया, सिख धर्म को, ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया। कहा कि अगर कोई ईसाई धर्म को ग्रहण करता है, ईसाई धर्म को अपना लेता है, तो उसे अधिक पदोन्नति दी जाएगी, उसे पैसा भी दिया जाता था, उसे अच्छे घर भी दिया जाता था, उसे किसी अच्छे पद पर भी उसे रखा जाता था। तो इसमें क्या हुआ, इसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं लोगों के मन में असंतोष की भावना जन्म ले लेती है, ठीक है। और धार्मिक कारण क्या था, भारत में सती प्रथा थी, बिल्कुल सही, बाल विवाह था, सती प्रथा थी, विधवा पुनर्विवाह नहीं होता था। इन सब का विरोध हो रहा था और अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने सती प्रथा पर रोक लगा दी। बिल्कुल सही बात है भाई, सती प्रथा पर रोक होनी चाहिए थी, बाल विवाह पर रोक लगा दी। और फिर क्या किया, विधवा पुनर्विवाह करवा दिया, कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनवा दिया। कहीं ना कहीं लोगों की तो भावनाओं को ठेस पहुंच गई, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती है। तो यहां भी लोगों के मन में आक्रोश जन्म ले लेता है। आर्थिक कारण क्या था, किसानों पर अंग्रेजों ने भारी कर लगा दिया था, बहुत ज्यादा कर लगा दिया था, ठीक है ना। और सैन्य कारण क्या था, भाई जो ब्रिटिश था उसमें 80% आपके कौन होते थे, हिंदुस्तानी होते थे, 20% अंग्रेज होते थे। लेकिन अंग्रेजों को फिर नजदीक रखा जाता था और इंडियंस जो थे उन्हें कहीं दूर भेज दिया जाता था। दूसरा, उन्हें कभी भी उन्हें एक पद, मतलब जैसे आपका क्या हो गया, जैसे आपका मैं बताता हूं, एक मिनट रुकिए, हाँ, जैसे आपका सार्जेंट हो गया, तो हिंदुस्तानी जो थे उन्हें एक पद से ऊपर जाने की अनुमति नहीं थी, अर्थात वे सर्वोच्च पद पे मिलिट्री में, अपनी आर्मी में नहीं जा सकते थे। और इसका सबसे बड़ा कारण कौन था, इसका सबसे बड़ा कारण था अंग्रेज, क्योंकि वो हीन भावना रखते थे इंडियन के प्रति और अंग्रेजों के प्रति, उनके मन में द्वेष था, इसलिए सैन्य कारण बन गया। क्या बन गया, सैन्य कारण भी बन जाता है। ब्रिटिश सैनिकों को उच्च मानते थे और भारतीय सैनिकों को नीचा मानते थे। क्या मानते थे, भारतीय सैनिकों को निम्न समझा जाता था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है ना। शुरुआत
शुरुआत हुई इसकी 10 मई 1857 को। 1857 को क्रांति की शुरुआत हो जाती है। कहाँ से? मेरठ से। कहाँ से हो जाती है? मेरठ से। और इसका जो निशान था वो था रोटी और कपड़ा, रोटी और कमल, रोटी व कमल इसका निशान था। इसका अलग अलग जगह से नेतृत्व किया गया। जैसे झांसी से नेतृत्व किया था झांसी की रानी ने। कानपुर से नेतृत्व करने वाले कौन थे आपके? कानपुर से थे नाना साहब। कौन थे? नाना साहब। नाना साहब। दिल्ली से जो नेतृत्व करने वाले थे वो थे आपके बहादुर शाह जफर। और लखनऊ से बेगम हजरत महल। कानपुर से नाना साहब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बरेली से खान बहादुर खां, और आपका इलाहाबाद और बनारस से मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद और बनारस से मौलवी लियाकत अली ने इसका क्या किया? नेतृत्व किया था। और बिहार से कुंवर सिंह ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। लेकिन एक उचित नेतृत्व की कमी के कारण और बहुत सारे कारणों के कारण यह हार जाते हैं, इस युद्ध को भारतीय हार जाते हैं। तो मंगल पांडे बैरकपुर से, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। 16 क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? अभी मैंने आप बताया था कि भारत में सिपाही जो विद्रोह शुरू हुआ था वो कहां से हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। राजकोट से, चंपारण से, बरेली से, मेरठ से। तो कहां से? मेरठ से। कहां से था आपका? मेरठ से। 10 मई 1858 को। 10 मई 1857 को। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर डी 16 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रिटिश भारत में किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? देखिए, जो रैयतवाड़ी प्रणाली थी इसमें एक बात थी कि इसमें आपका जो किसान था वो डायरेक्ट किसके संपर्क में था? ब्रिटिश कंपनी से था। उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में, पश्चिमी भारत में या फिर आपका पूर्वी भारत में इस प्रणाली को लगाया गया था। इस प्रणाली को लागू किया गया था आपका दक्षिणी भारत से। कहां से? दक्षिणी भारत से। सबसे पहले मद्रास से। कहां से? मद्रास प्रेसिडेंसी से इसकी शुरुआत कर दी गई थी। भारत के कुल भूभाग के 51% भाग पर यह जो रैयतवाड़ी प्रणाली थी लागू कर दी गई थी। कहां पर? 51% भूभाग पर इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया था। 1819 से 1826 ईस्वी के बीच थॉमस मुनरो क्या था आपका? सॉरी शुरू से बात करेंगे पहले इसके बारे में। ब्रिटिश भारत में मद्रास प्रेसिडेंसी थी, यह शुरू की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं इसका जो श्रेय दिया जाता है। श्रेय इसका दिया जाता है कैप्टन रीड को। श्रेय दिया जाता है कैप्टन रीड और मुनरो को। कैप्टन रीड व मुनरो को इसका श्रेय दिया जाता है। रैयतवाड़ी प्रणाली का कैप्टन रीड को और मुनरो को इसका क्या दिया जाता है? आपका श्रेय दिया जाता है। 1792 ईस्वी में आपका 1792 ईस्वी में 1792 ईस्वी से 1792 ईस्वी से मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले से। कहां से आपका? 12 महल जिले से यह व्यवस्था लागू कर दी गई थी। अगर बात करूं 1819 से लेकर लागू कब की गई थी? 1792 से आपका 1792 ईस्वी से मद्रास के 12 महल जिले में यह व्यवस्था लागू कर दी गई थी। अगर बात करता हूं 1819 से लेकर, कब? 1819 से लेकर 1826 तक। 1826 तक। कौन? मुनरो, हेक्टर मुनरो। भारत का क्या था? भारत का गवर्नर था। क्या था? मद्रास का गवर्नर था। कौन था? मद्रास का गवर्नर था। मद्रास का गवर्नर कौन था? हेक्टर मुनरो था। 1819 से लेकर 1826 में मद्रास का गवर्नर था। ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था को आरंभिक प्रयोग के बाद मुनरो ने 1820 में इसे संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया। भाई 1820 के बाद यह संपूर्ण मद्रास में लागू कर दी गई हेक्टर मुनरो के द्वारा। किसके द्वारा? हेक्टर मुनरो के द्वारा। इसकी कुछ विशेषताएं भी थी। इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो इस व्यवस्था में ब्रिटिश कंपनी व सरकार प्रत्यक्ष तौर पर किसानों के संपर्क में थी। क्या थी? प्रत्यक्ष तौर पर। भाई किसान के और सरकार के बीच दलाल को हटा दिया गया था जो पैसा लेकर वहां पे पहुंचाते थे। लेकिन अब सीधा डायरेक्ट कंपनी के संपर्क में था। कंपनी को डायरेक्ट टैक्स देता था। किसान के साथ भू राजस्व का प्रबंध करती थी। जो अगर मैं बात करता हूं पहले क्या था, आपकी और भी व्यवस्था थी। उन व्यवस्था में क्या था? उन व्यवस्था में किसान की फसल के अनुसार टैक्स लिया जाता, लेकिन इसमें भूमि के अनुसार टैक्स लिया जाता था, जो बहुत गलत था। अब मान लो इस साल फसल अच्छी नहीं हुई, किसान पर टैक्स तो पूरा लगेगा ना, तो किसान तो मर गया। अब दिक्कत क्या हो जाती थी? दिक्कत यह हो जाती थी कि किसान कहाँ पे जाता था? किसान जाता था आपका उनके पास जहाँ से वो
कर ले सकता था। क्या? महाजनों के पास। किसान महाजनों के पास जाता था, महाजनों से किसान कर ले लेता था, टैक्स वो ले लेता, सॉरी, ब्याज पे रकम उठाता था। और ब्याज पे रकम उठाने का किसान को नुकसान यह होता था कि महाजन जो है वो ताकतवर होते चले गए, उनके पास पैसा इकट्ठा होता चला गया और जमीन क्या है उनके पास जाती चली गई, क्योंकि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अनुसार किसानों को ही जमीन का मालिक समझा जाता था। क्या? किसान को ही जमीन का मालिक समझा जाता था। ठीक है, अगर बात करूं रैयतवाड़ी व्यवस्था में सूर्यास्त का सिद्धांत प्रचलित था। क्या था? सूर्यास्त का सिद्धांत प्रचलित था। ठीक है ना। मैंने आपको बताया है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो कर का माध्यम था वो क्या था? जो कर का माध्यम था वो था आपका क्या? आपका भूमि, ना कि फसल। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि कर का माध्यम थी, फसल नहीं थी। इसलिए मान लो इस साल ये खेत है, इस खेत पर कर लगा दिया 5,000 रुपये, मान लो 5,000 रुपये इस खेत पर कर लगा दिया। फसल के अनुसार लगाते तो फसल कम बत्ती होती तो उस हिसाब से कर भी घट जाता, लेकिन इनका काम क्या था? 5,000 रुपये सीधा कहीं पर लगा दिया, सीधा आपका खेत पर लगा दिया। और इस साल अकाल पड़ गया, कोई भी फसल इसमें नहीं हुई, तो 5,000 रुपये तो जमा करने ही पड़ेंगे ना, ये तो कर लग गया ना। और इसको भरने के लिए फिर क्या करते थे? महाजनों के पास जाते थे किसान, और महाजन उन्हें ब्याज पे पैसे देते थे और फिर जमीन को अपने नाम कर लेते थे। इस तरह जमींदारी व्यवस्था का विकास होता चला गया और रैयतवाड़ी व्यवस्था से किसान बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुके थे। ठीक है ना, किसान बहुत ज़्यादा चुंगलों में फंस चुके थे। किसके? महाजनों के चुंगलों में फंस चुके थे। जो यह प्रणाली थी इसमें सूर्यास्त का नियम कार्य कर रहा था। किसका? सूर्यास्त का। तो ब्रिटिश भारत के विकास किस प्रांत से राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू हुई थी? किससे? दक्षिण भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले से 1700 किसमें आपका 1792 ईस्वी में। कहां से? 1792 ईस्वी में। और 1820 से संपूर्ण मद्रास में लागू कर दी थी हेक्टर मुनरो के द्वारा। इसका श्रेय दिया जाता है हेक्टर मुनरो और कैप्टन रीड को। ठीक है, पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था? 1903 में, 1907 में, 1909 में, 1911 में। बताइए कब भेजा गया था आपका पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था? 1903, 7, 9 और 11। बताइए कब भेजा गया था? तो 1907 में भेजा गया था। कब भेजा गया था? 1907 में भेज दिया गया था। अब बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की। निम्न में से, ये आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा करंट अफेयर का, तो ध्यान से पढ़िए। निम्न में से किसे हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? संजीत वर्मा, संजय मेहता, संदीप शर्मा या देवाशीष पांडा? क्या? देवाशीष पांडा। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, देवाशीष पांडा। किसे? देवाशीष पांडा को आपका बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में ऑटोक्रेटाइजेशन चैलेंजिंग नेचर में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 42वें, 57वें, 78वें या फिर 93वें नंबर पर? तो बताइए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो किस नंबर पर? 93वें स्थान पर रहा है। 93वें स्थान पर भारत रहा है। किस पर? 93वें स्थान पर भारत रहा है। बात करते हैं राम राघवन की जगह प्रभा नरसिम्हा को हाल ही में किस कंपनी का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है? सेल, गेल, कोल या कोल गेट प्रोमोलिव लिमिटेड? क्या आपका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? बताइए आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है? 21वें क्वेश्चन का आप लोग अच्छे से आंसर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका? कोलगेट प्रोमोलिव लिमिटेड। क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं 22वें क्वेश्चन की। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप लोग सुबह 6 बजे करंट अफेयर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री या श्रमिक कल्याण प्रकलन योजना शुरू की है? केरल सरकार ने, राजस्थान ने, मध्य प्रदेश ने या फिर त्रिपुरा सरकार ने? बताइए किस सरकार ने शुरू की है? तो ए, बी, सी या फिर डी। तो किसने की है? आपकी त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। किसने? त्रिपुरा सरकार ने शुरू की है। दोस्तों देखिए, सुबह 6 बजे करंट अफेयर क्लास होती है, डेली लोगे तो आप लोग यहाँ पर आराम से आंसर दे दोगे, और अगर आप लोग क्लास नहीं लोगे तो आंसर नहीं दे पाओगे। 14 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? पाई दिवस, विज्ञान दिवस, महिला दिवस या आपका ज्ञान दिवस? बताइए। 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 मार्च को पाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों आज के लिए हम यहीं पर रखेंगे। क्या करेंगे? आज के लिए हम इसे यहीं पर रखेंगे। टाइम हो गया है
टाइम की कमी है, क्वेश्चन डिटेल में बताता हूं तो इतना टाइम तो लग जाता है। तो दोस्तों बहुत 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 सॉरी, क्योंकि टाइम नहीं होने के कारण मैं आपको सॉरी बोल रहा हूं। और दूसरी बात, सुबह 6 बजे करंट अफेयर क्लास लीजिए। सुबह 6 बजे मैडम करंट अफेयर कराती है, बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत अच्छे से मैडम पढ़ाती है। एक बार आइए और क्लास देखिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको बता देता हूं कि दोनों एस से स्वाध्याय श्री और एस से सब्सक्राइब, तो परिवार का साथ दीजिए। इधर स्वाध्याय श्री लिखा होगा और इधर सब्सक्राइब लिखा होगा। क्या यहाँ पे आपका सब्सक्राइब लिखा होगा, इसमें ये लाल कलर में होगा, इसे दबा दीजिए, ये ब्लैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। इधर जो इधर वाले यहाँ पे, और इसके यहाँ पे एक घंटी दी होगी, घंटी, इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। रेड से ब्लैक कर दीजिए इसको। और हाँ, इतनी मेहनत की जाती है आपको पढ़ाने के लिए, तो एक लाइक तो बनता ही है ना। तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और दोस्तों सुबह 6 बजे करंट अफेयर लेना ना भूले। आज के लिए धन्यवाद।